हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में प्रोविजनल आईटीसी के एंट्रीज कैसे करेंगे। तो इसे बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोविजनल आईटीसी होती क्या है। तो देखिए, आप सभी को पता भी होगा कि 9 अक्टूबर 2019 को सीजीएसटी एक्ट में एक नोटिफिकेशन आई थी 49/2019, जिसमें आपको एक न्यू रूल इंसर्ट किया गया था सेक्शन 36 सब सेक्शन 4, जिसमें कि ये कहा गया था कि आप जो भी आपकी 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी 120% ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अपनी 3B की रिटर्न में। यानी जैसे उससे पहले क्या होता था कि आपने जिससे भी जो गुड्स परचेज किए, आप उसकी जो भी जिस मंथ में आपको फिजिकली गुड्स रिसीव हो जाता था, उसके बाद क्या करते थे आप 2A को कभी देखते नहीं थे। जिस भी मंथ की रिटर्न फाइल करते थे 3B, वहां पर आप आईटीसी पूरी की पूरी क्लेम कर लेते थे जितनी भी आपकी परचेजिंग होती थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने जब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फेक्स इनवॉइसेस के लोग आईटीसी क्लेम करने लगे, तो गवर्नमेंट ने 9 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन ले आई गवर्नमेंट, और वहां पर उन्होंने ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जितनी आपको 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी आप 120% ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो कि 31 दिसंबर 2019 तक आपको 120% का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 1 जनवरी 2020 से 110% का कॉन्सेप्ट आया। तो उसी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के रिगार्डिंग आज आप लोगों को टैली में इसकी एंट्री दिखाऊंगा। लेकिन एंट्री दिखाने से पहले मैं आपको ये क्लियरिटी दे दूं कि ये 110% क्या है। मतलब 110% जो मैं बोल रहा हूं, ये आप कैसे क्लेम करेंगे और ये कैसे आप निकालेंगे कि 110% कितना अमाउंट निकला। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम 110% की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में 110% का कॉन्सेप्ट है। 2019 में 31 दिसंबर 2019 तक आपको 120% का कॉन्सेप्ट था। अब वो है नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट 110% के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोरोना के कारण फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 के दौरान जो भी आप परचेज करेंगे, तो आपको इसके लिए 2A को नहीं देखना है। जो भी आपकी परचेजिंग है, जब आपको फिजिकली गुड्स रिसीव हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप 3B फाइल करेंगे, वहां पर आप अपनी पूरी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसे मतलब फरवरी से लेकर अगस्त तक डिफर्ड किया गया है इस रूल को। तब तक आप कर सकते, हो सकता है मे भी आगे जाके गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड भी कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करेगी, तो उसके बाद जब अगस्त की पीरियड बीत जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको 110% का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और फिर आपको उसके हिसाब से ही अपनी 3B में आईटीसी क्लेम करनी है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि आपको 110% कैसे कैलकुलेट करना है। तो जिस भी मंथ की आप 3B फाइल करेंगे, उसे फाइल करने से पहले ही आपको चेक करना है, क्योंकि 3B में आप आईटीसी भी क्लेम करते हैं। तो उसे फाइल करने से पहले ही आपको जीएसटीआर 2A को जाकर चेक करना है कि आपके कितने सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। जितने सप्लायर ने आपकी रिटर्न फाइल कर दी है, उन सभी की आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा रही बात 10% की, यानी 110% मैंने बोला, तो यहां पर जो 100% है वो ये बता रहा है कि जितना आपको 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी जितने भी आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी है, उसे तो आप क्लेम कर लो, बेहिचक कर लो 3B में। उसके अलावा जो रेस्ट का 10% बचा, वो जो आपके जितने भी सप्लायर ने रिटर्न फाइल की है उसकी जितनी भी आईटीसी आ रही है, उसका 10% और आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। आपने बात समझी कि जितना आपको 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पूरा का पूरा आप अपनी 3B में क्लेम कर लो। इसके अलावा जो 10% और बचा, वो जो वहां पर 2A में आपको आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका 10% और आप एक्स्ट्रा भी क्लेम कर सकते हो 3B में। इसका मतलब यही है 110% का। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके ही 3B में अपनी आईटीसी क्लेम करनी है। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो जीएसटीआर 3B होती है, वो जो नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर होते हैं, वो हर महीने रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे उनकी टर्नओवर कुछ भी हो। लेकिन जो जीएसटीआर 1 होती है, यहाँ पर तो दो कॉन्सेप्ट है। अगर जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, वो रिटर्न अपनी जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करता है। लेकिन जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो या तो मंथली रिटर्न फाइल करे या क्वार्टरली करे। लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग या 100% लोग ही अपनी जो रिटर्न फाइल करते हैं, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होती है, वो क्वार्टरली फाइल करते हैं जीएसटीआर 1। तो उस केस में अगर वो जब क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे हमारे सप्लायर, तो हमें तो जीएसटीआर 2A में उनकी जो
बिल है वो तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो उस केस में क्या हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं 3B में, क्योंकि 3B तो हमें मंथली फाइल करनी होती है। तो अगर आपको ये विश्वास है वैसे लोगों पे जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं कि वो अपने टाइम पर रिटर्न फाइल कर देंगे, तो उस केस में आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके जो भी सप्लायर हैं वो मंथली अगर रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 1, तो उस केस में आपको पहले देख लेना है। अगर आपको 3B फाइल करने के दौरान उनकी रिटर्न रिफ्लेक्ट नहीं हो 2A में, तो उसकी आप आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमारा कौन सा सप्लायर कब रिटर्न फाइल करता है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने सप्लायर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आप अपनी GSTR 1 कब फाइल करते हैं, मंथली फाइल करते हैं या क्वार्टरली। या इसके अलावा आप 2A में जाकर देख सकते हैं 3B फाइल करने के दौरान कि सामने वाले पर्सन ने रिटर्न फाइल कर दी है कि नहीं। अगर कर दी है और वो हर महीने फाइल करते रहता है, तो इस केस में आप समझ जाएंगे कि वो GSTR 1 मंथली फाइल करता है। या इसके अलावा आपको जीएसटी पोर्टल पे ऑप्शन भी होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पर आप सर्च टैक्स पेयर में जाकर ये जो है ना सर्च बाय जीएसटी नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी पर्सन का आपको चेक करना है कि वो मंथली रिटर्न फाइल करता है कि क्वार्टरली फाइल करता है GSTR 1, उसका यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पर्सन है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर शो फाइलिंग टेबल रिफ्लेक्ट होगा, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा GSTR 1 उसने कब फाइल की है और GSTR 3 भी कब फाइल की है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो GSTR 1 है ये मार्च में फाइल हो रही है, सॉरी जून में फाइल हो रही है, डेट ऑफ फाइलिंग है जून में। और उसके बाद ये जो GSTR 1 है जस्ट उससे नीचे जो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि दिसंबर मंथ की थी, ये 18/1 को फाइल हो रही है। तो यहाँ पर आप इसके बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर ये मंथली रिटर्न फाइल हो रही है तो उस केस में आप समझ जाएंगे कि सामने वाला मंथली रिटर्न फाइल करता है। अगर इसके बीच में 3 महीने या उससे ज्यादा का गैप है, तो उस केस में आप समझ जाएंगे कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। तो इस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि टैली में प्रोविजनल आईटीसी की एंट्री कैसे करनी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो मैं यूज कर रहा हूं, अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली यूज कर रहा हूं 6.6.2। तो इसमें अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं आई है कि आप इसके लिए कोई परफेक्ट एंट्री कर पाए टैली में। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया अपने हिसाब से करने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपको लगे कि आप भी ऐसे कर सकते हैं तो आप इस हिसाब से भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले तो परचेज की एंट्री करेंगे, यानी जिस डेट को आपको माल फिजिकली रिसीव होगा वो डेट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे और जो इनवॉइस पर डेट है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लेजर सेलेक्ट करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एंट्री करेंगे परचेज की, तो आप जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप 2A देख लें और जिस भी सप्लायर की आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई होगी, उसकी एंट्री में आके आके आपको इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा। आप बात समझ रहे हैं। जब आप परचेज की एंट्री करेंगे टैली में, जब आपको माल फिजिकली रिसीव होगा, तो आपको जो नॉर्मल एंट्री करते हैं परचेज की वैसे ही करनी है। लेकिन जब आप 2A चेक करेंगे 3B फाइल करने से पहले और वहां पर किसी भी सप्लायर की आपको 2A में रिटर्न रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जो कि मंथली रिटर्न फाइल करता है, क्वार्टरली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस केस में तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं आपके सप्लायर GSTR 1, उनकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर 2A में रिफ्लेक्ट ना हो तो उस सप्लायर की जो आपकी परचेज की एंट्री है उसमें आके आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, अब आप लोग ये समझ लीजिए। सारी चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पर जो ये परचेज का आप लेजर लेते हैं, यहाँ पर आपको एक ये नया लेजर बनाना होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, परचेज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन 2A, इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। आप चाहें तो नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए जिससे आपको पता चले। उसके बाद इसे परचेज के अंदर रखेंगे और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद आइटम वगैरह जैसे है एज इट रहेगा। यहाँ पर जो टैक्सेस के लेजर हैं उसे आप जब मॉडिफाई करेंगे इस एंट्री को, तो यहाँ से उस टैक्सेस के लेजर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ये लेजर ले लेंगे प्रोविजनल आईटीसी का। ये देखिए, आपको करंट एसेट्स के अंदर बनाना है इस तरीके से। और जो भी टैक्स हो, चाहे सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, सब मिलाकर आपको एक ही जगह कर देनी है। यानी अगर आईजीएसटी का केस होगा तो एक ही टैक्स का यहाँ पर अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का केस हो तो उस केस में दोनों अमाउंट को ऐड करके एक ही जगह आपको ला देना है। उसके बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट
कर लेना है। ये कब करना है? जब आपको 2A में जो सामने वाला सप्लायर है उसकी रिटर्न रिफ्लेक्ट ना हो, और वो भी कौन सा, जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो ये नेक्स्ट एंट्री है ये आपको कब करनी है? ये आपको तब करनी है जब आपका जो सप्लायर है वो अपनी रिटर्न फाइल कर दे और आपको 2A में रिफ्लेक्ट होने लग जाए, तो उस महीने में आप ये एंट्री करेंगे। और उसके बाद जब इस महीने की रिटर्न आप फाइल करेंगे 3B, तो वहां पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आपका वो जो प्रोविजनल आईटीसी का लेजर है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पड़ा रहेगा, वहां पर वो आईटीसी आपके रिफ्लेक्ट होती रहेगी। अब आपको एंट्री कैसे करनी है? अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ ये आपकी तभी काम करेगी जब आप अपनी टैली में कम से कम परचेस के मल्टीपल लेजर यूज करते हो। मानकर चलिए आप टैक्सेस का या सेल्स का मल्टीपल लेजर यूज नहीं करते हैं, लेकिन परचेस का आपको मल्टीपल लेजर यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसे देखिए, ये लेजर मैंने कैसे बनाया है। ये जो मैंने परचेज किया है, मैंने अदर स्टेट से परचेज किया है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इंटर स्टेट परचेज लिख दिया। उसके बाद मैंने किस रेट का आइटम परचेज किया है उस इनवॉइस के अंदर, वो यहाँ पर उसकी जीएसटी रेट मेंशन कर दी। अंडर परचेज अकाउंट जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स डाल दिए, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रेट मेंशन कर दी। इस तरीके का अगर लेजर यूज करते हैं आप, तो ही आप परफेक्टली एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मानकर चलिए आप, जैसे सपोज कीजिए कि आप इंटर स्टेट आगे में नहीं लिखना चाहते हैं, आप इंटर और इंट्रा दोनों के लिए एक ही लेजर यूज करना चाहते हैं, तो फिर एंट्री टाइम आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर F12 कॉन्फ़िग में, अलाउ मॉडिफिकेशन डिटेल्स का। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। फिर क्या होगा कि अगर आप कॉमन लेजर यूज करते हैं, जीएसटी रेट तो मेंशन रहेगा, लेकिन आप इंटर इंट्रा के लिए कॉमन लेजर यूज करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर जब एंट्री को करेंगे और ये ऑप्शन यस रहेगा, तो टैक्स क्लासिफिकेशन की विंडो ओपन होगी और वहां पर आप अपने अनुसार उसकी जो क्लासिफिकेशन है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो एंट्री होगी जर्नल वॉचर में होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मानकर चलिए आप यहाँ पर कॉमन लेजर यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो आप जीएसटी लेंगे, भले आप उसका अमाउंट डाल दीजिए, लेकिन इसका इफेक्ट जो है जीएसटीआर 2A में नहीं पड़ेगा और 3B में भी परफेक्टली नहीं जाएगा जब तक आप मल्टीपल लेजर यूज नहीं करेंगे। यानी जो परचेस का लेजर है उसकी सेट अल्टर जीएसटी जो डिटेल्स है उसके अंदर आप जब तक जीएसटी का रेट नहीं डालेंगे तब तक इसका इफेक्ट परफेक्टली 3B और 2A में नहीं जाएगा। इसीलिए मैं मल्टीपल लेजर की बात कर रहा हूँ, कम से कम परचेस की। अब देखिए, अगर मानकर चलिए आप जर्नल वॉचर में यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी डालना चाहते हैं कि ये जो एंट्री हो रही है किस इनवॉइस के अगेंस्ट में हो रही है, तो वो डाल सकते हैं और उसकी डेट भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना हो तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर इसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है यूज रेफरेंस नंबर इन जर्नल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसे डेबिट करेंगे जो भी परचेज का लेजर है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपने जब मॉडिफिकेशन किया था परचेज की एंट्री में, तो वहां पर परचेज के लेजर को रिमूव किया था, वही लेजर आप यहाँ पर ला रहे हैं इस एंट्री में। जब आपकी 2A में आपको जो इनवॉइस है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी सप्लायर की, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर डेबिट आईजीएसटी को करेंगे, और अगर आपके केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी तो उसे करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो भी टैक्स का अमाउंट है वो डाल देंगे, क्योंकि हमने परचेज की एंट्री से टैक्स के अमाउंट को रिमूव किया था। यानी हमने वहां पर परचेज के लेजर को रिमूव किया था और टैक्सेस के लेजर को रिमूव किया था। वापस से उसका इफेक्ट टैली में डालने के लिए ये एंट्री हो रही है। उसके बाद पार्टी को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब पार्टी का क्या है कि बैलेंस डबल हो जाएगा, फिर इसे हम रिड्यूस करेंगे अपनी थर्ड एंट्री में। फिर हम जर्नल वॉचर में एक एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोविजनल आईटीसी है इसे खत्म करेंगे, और परचेज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन 2A का जो लेजर है इसे भी खत्म करेंगे, और जो हमारी पार्टी है उसमें जो डबल बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे भी खत्म करेंगे। तो उसके लिए ये एंट्री हो रही है। यहाँ पर हम जर्नल वॉचर में डेबिट करेंगे अपनी पार्टी को, अमाउंट डाल देंगे जो भी अमाउंट हो हमारे केस में विथ टैक्स। उसके बाद यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे परचेज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन 2A वाले लेजर को और प्रोविजनल आईटीसी के लेजर को। टैक्स का अमाउंट जो है प्रोविजनल आईटीसी के लेजर में जाएगा। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे, करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आईजीएसटी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है 180 रुपए। सनडे क्रेडिटर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 1180 क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर आप स्टॉक समरी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए
परचेज आपको अप्रैल में ही दिख रही है, जबकि फिर मैंने जो एंट्री है वो मई में की है वो सारी, लेकिन परचेज आपको अप्रैल में ही दिख रही है क्योंकि उसी के हिसाब से आप सेल भी कर पाएंगे। स्टॉक आपका अप्रैल में ही आ चुका है। अब इसके अलावा अगर हम चले जाएं स्टेचुरी रिपोर्ट GSTR 2, यहाँ पर अप्रैल में कुछ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम 1/5 कर दें, मई की यहाँ पर पीरियड ले लें, तो यहाँ पर आपको वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है, देख सकते हैं आप। और 3B में अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रैल में कुछ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। मई में हम देख लेते हैं। मई में आप 180 रुपये देख सकते हैं ITC। और इस 3B को आप डायरेक्टली टैली से भी फाइल कर सकते हैं GST पोर्टल पे। आप देख सकते हैं सिंपल आपको जैसे रहती है 3B वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यही एंट्री हो सकती है प्रोविजनल ITC के केस में, जब तक कि टैली अपनी लेटेस्ट अपडेट ना लेके आए इस मतलब केस के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जो मैंने आपको एंट्री बताई इसके अकॉर्डिंग आप 100% ITC क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 110% नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।